नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गार्गी क्लासेस पर। मैं प्रशांत कुमार शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे 4 जुलाई 2020 के प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आधारित करंट अफेयर्स की आज की क्लास, जिसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला टॉपिक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड SERB ने एक्सेलरेट विज्ञान योजना लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य देश में उच्च वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के लिए एकल मंच प्रदान करना है। इसके तहत अनुसंधान विद्वानों और छात्रों के लिए इंटर्नशिप और क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। एक्सेलरेट साइंस स्कीम के लिए एक वेब पोर्टल www.accelerateviggyan.gov.in लॉन्च किया गया है। अब हम बात करते हैं मिशन ग्रुपिंग की। तो यह जो स्कीम है इस मिशन के साथ में शुरू होती है। यह मिशन देश में सभी वैज्ञानिक बातचीत को एक मंच के तहत समेकित करने के लिए है और इसके 2 घटक हैं, जिसमें पहला है संगोष्ठी और दूसरा है संयोजनिया। इसके अलावा बात करते हैं मिशन अभ्यास यानी कौशल विकास की। सर्दियों के मौसम के लिए एक्सेलरेट साइंस स्कीम के तहत मिशन अभ्यास के लिए एप्लीकेशन शुरू किए गए हैं। यह मिशन अनुसंधान के क्षेत्र में कैरियर के विकास की तलाश कर रहे छात्रों के लिए है। इसके अंदर 2 घटकों के साथ इसे लॉन्च किया गया है, जिसमें से पहला इसका घटक है हाई एंड वर्कशॉप कार्यशाला और दूसरा है वृत्तिका रिसर्च इंटर्नशिप। इस मिशन के माध्यम से अगले 5 वर्षों में 1000 उच्च स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा और इन कार्यशालाओं के अंदर 25,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स और डॉक्टरेट्स छात्रों को अवसर प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है ड्रग डिस्कवरी हैथकॉन 2020 लॉन्च किया गया है। दवाओं की खोज प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल ड्रग डिस्कवरी हैथकॉन 2020 लॉन्च की गई है। इस पहल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन तथा रमेश पोखरियाल, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, इन दोनों के द्वारा शुरू किया गया है। इसके उद्देश्यों की बात करें तो यह है कंप्यूटेशनल मेथड्स के माध्यम से कोविड-19 वायरस के लिए दवा उम्मीदवारों की पहचान करेगी। हैकथॉन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं तो कोई भी पेशेवर शोधकर्ता संकाय और छात्र दुनिया भर से इसके अंदर भाग ले सकता है और इस हैकथॉन के दौरान प्राथमिक ध्यान जो है वो दवाओं की खोज के कंप्यूटेशनल पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा और यह 3 ट्रैक्स के ऊपर ये कार्य किया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रथम जो ट्रैक होगा ट्रैक फर्स्ट, जिसमें जो मौजूदा डेटाबेस है उससे ड्रग डिज़ाइन के लिए कंप्यूटेशनल मॉडलिंग की पहचान करना और पहचाने गए मॉडलिंग को प्रतिरोध प्रदान करना चाहिए या कोविड-19 वायरस को रोकना चाहिए। सेकंड ट्रैक जो होगा उसमें डेटा एनालिटिक्स का जो प्रयोग करके और नए टूल्स और एल्गोरिथम का विकास किया जाएगा। इसके अलावा जो सेकंड जो ट्रैक है इसके अंदर मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम का यूज करके दवा की तरह यौगिक की भविष्यवाणी की जाएगी, जिसमें कम विषाक्तता और उच्च चयनात्मकता और विशिष्टता होगी। अब बचता है थर्ड ट्रैक, जिसके अंतर्गत महत्वाकांक्षी और खोजपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। हैकथॉन एक नए मॉडल की स्थापना करके भारत में दवा की खोज प्रक्रिया को तेज करने में मदद करेगा। हैकथॉन के 3 स्टेप होंगे और प्रत्येक स्टेप 3 महीने का होगा। ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन अप्रैल मई 2021 तक पूरा हो जाएगा और ऊपर ट्रैक के माध्यम से जो थर्ड जो स्टेप है उसके अंत में प्रायोगिक परीक्षण के लिए देश भर में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR और अन्य प्रमुख संगठनों के अंदर अनुमानित दवा की तरह यौगिक को आगे ले जाया जाएगा। अगला हमारा टॉपिक है जून 2020 के अंदर बेरोजगारी की जो दर है वह 23.5% से घटकर 10.9% रह गई है। 8 जून 2020 से अनलॉक 1 की जो शुरुआत की गई, इसके साथ आर्थिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप 2 महीनों के बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी की जो दर है उसमें काफ़ी गिरावट आई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के द्वारा जारी जून 2020 के माह के आंकड़ों के अनुसार जून 2020 में बेरोजगारी की जो दर है वो भारत में 10.09% रही, जिसके अंदर हम बात करें शहरी आबादी के लिए यह 12.2% थी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 10.52% रही थी। देश भर में अप्रैल के महीने में बेरोजगारी की जो दर थी वह 23.52% के साथ उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। यह मई 2020 में 23.48% के
समान रहा, लेकिन जून में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई और जून में जो जीएसटी संग्रह है वह जून 2019 की तुलना में, जून 2019 का जो जीएसटी संग्रह था उसकी तुलना में 91% तक पहुंच जाने के साथ ही ये सुझाव दिया जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अब तक का सबसे खराब समय बीत चुका है। अर्थात जीएसटी रेट जो कलेक्शन है वह पिछले वर्ष की तुलना में 91% तक इस बार का टारगेट कंप्लीट हो चुका है, जिससे ये माना जा सकता है कि वह समय निकल चुका है। 1 जुलाई 2020 से अनलॉक 2 के शुरू होने के साथ ही यह उम्मीद की जा सकती है कि बेरोजगारी दर के अंदर आने वाले समय के अंदर और भी कमी आ सकती है। भारत में बेरोजगारी की जो दर है उसमें लगातार गिरावट आई है। सीएमआई के द्वारा जो डेटा जारी किए गए उनके अनुसार 8 जून 2020 को भारत में बेरोजगारी की जो दर थी वो 21.33% थी। तब से इस दर में हर दिन गिरावट आई है। जून 2020 में राज्यवार बेरोजगारी की जो दर है उसमें 0.6% बेरोजगारी के साथ असम में जून 2020 में देश में सबसे कम बेरोजगारी दर थी, जबकि 33.6% के साथ में हरियाणा में देश के सभी राज्यों के अंदर जून 2020 के अंदर सर्वाधिक बेरोजगारी दर थी। तो यहाँ पर सबसे जो कम बेरोजगारी दर थी वह असम राज्य में, वहीं सबसे अधिक हरियाणा राज्य के अंदर दर्ज की गई। अगला टॉपिक है नाफ्टा 2.0। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, इन तीनों देशों के बीच में एक नया फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार समझौता 1 जुलाई 2020 से लागू हो गया है। इन तीन देशों के बीच में 26 वर्ष पुराने व्यापार समझौते उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता, जिसे नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा भी कहा जाता है, इसकी जगह ले ली है और नाफ्टा 2.0 के रूप में सामने आ रहा है। तीन देशों के द्वारा नए मुक्त व्यापार समझौते की पुष्टि कर दी गई है। इसके अलावा इसके और अधिक जानकारी हम प्राप्त करते हैं तो इस नए व्यापार समझौते के सभी 3 हस्ताक्षरकर्ताओं ने इसे अलग अलग नामों से संदर्भित किया है। जैसे कि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका इसे USMCA यानी संयुक्त राज्य मैक्सिको अमेरिका समझौता इसे कहा है, जबकि कनाडा की सरकार है उसे CUSMA तथा मैक्सिको ने इसे TMEC के द्वारा संदर्भित किया है। अर्थात तीनों राष्ट्रों ने अपनी अपनी ओर से इसे नाम दिए हैं। नाफ्टा 2.0 पूर्णतः नया समझौता नहीं है, यह कुछ परिवर्तनों के साथ पहले किए गए नाफ्टा समझौते का ही पुनः समझौता संस्करण है, इसलिए इसे नाफ्टा 2.0 के रूप में संदर्भित किया गया है। साथ ही इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो 2016 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि वह मैक्सिको और कनाडा के साथ नाफ्टा यानी मुक्त व्यापार समझौते को फिर से शुरू करेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि वार्ता यदि विफल हो गई तो हम नाफ्टा समझौते से बाहर निकल जाएंगे। अमेरिका और कनाडा के बीच में अगस्त 2017 के अंदर स्टील एंड एल्यूमिनियम टैरिफ पर ध्यान केंद्रित करने के साथ पुनः वार्ता अगस्त 2017 के अंदर शुरू की गई थी। अर्जेंटीना में 2018 में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर तीनों देशों के प्रमुखों के द्वारा नाफ्टा 2.0 के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट टॉपिक है जियो प्लेटफॉर्म्स में इंटेल कैपिटल ने 1894.50 करोड़ रुपए का निवेश किया है और यह अमेरिका की इंटेल कॉरपोरेशन जो कंपनी है उसकी इन्वेस्टमेंट ब्रांच है इंटेल कैपिटल, उसने RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म के अंदर यह निवेश किया है। इसकी घोषणा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा की गई थी और इस इन्वेस्टमेंट के साथ ही जियो प्लेटफॉर्म के इक्विटी प्राइस है उसमें 4.91 लाख करोड़ रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि इसका उद्यम मूल्य 5.16 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। जियो प्लेटफॉर्म्स में इंटेल कैपिटल 1894.50 करोड़ रुपए के में 0.39% की जो हिस्सेदारी है वह खरीद ली है उसने और 22 अप्रैल 2020 के बाद से 11 सप्ताह के अंदर जियो प्लेटफॉर्म के अंदर ये 12वां विदेशी निवेश है और 12 निवेशों के माध्यम से जियो प्लेटफॉर्म ने कुल 1,17,588.45 करोड़ रुपए जुटाए हैं और ये निवेश विदेशी निवेशकों के जियो प्लेटफॉर्म्स में कुल हिस्सेदारी का 25.09% तक ले जाता है। अर्थात इन 11 सप्ताहों के अंदर 25.09% तक की जो ये हिस्सेदारी है वह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अन्य कंपनियों को दे दी है। जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश
के बारे में बात करें, जो 22 अप्रैल 2020 से 2 जुलाई 2020 तक का जो इसमें निवेश किए गए हैं, इन पर बात करते हैं तो 22 अप्रैल को फेसबुक ने सबसे पहले 9.99% हिस्सेदारी खरीदी और इसके लिए जियो प्लेटफॉर्म्स को फेसबुक ने 43,573.62 करोड़ रुपए चुकाए थे। इसके बाद में 4 मई को सिल्वर लेक ने 5,655.75 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और जियो की 1.15% की हिस्सेदारी खरीदी। आगे हम चलते हैं तो 8 मई को 11,367 करोड़ रुपए के अंदर जो विस्टा कंपनी है उसने 2.32% की हिस्सेदारी जियो से खरीद ली। इसके बाद में जनरल एटलांटिक्स ने 6,598.38 करोड़ रुपए की का इन्वेस्टमेंट करके 17 मई को 1.34% की जो हिस्सेदारी है जियो से वह खरीदी। इसके बाद में जियो प्लेटफॉर्म्स में KKR ने 22 मई को 2.32% हिस्सेदारी खरीदी और इसके लिए उसने 11,367 करोड़ रुपए चुकाए। 5 जून को 9,93.60 करोड़ रुपए के अंदर मुबाडला ने 1.85% हिस्सेदारी खरीदी। 5 जून को फिर पुनः सिल्वर लेक ने 0.93% की हिस्सेदारी 4,546.80 करोड़ रुपए के दाव पर खरीदी। 7 जून को पुनः 5,683.50 करोड़ रुपए ADIA ने 1.6% हिस्सेदारी खरीदते हुए इन्वेस्ट किए। आगे 13 जून को 4,546.80 करोड़ रुपए के अंदर TPG ने 0.93% की हिस्सेदारी खरीदी। 13 जून को एल कैटरटन ने 1,894.50 करोड़ रुपए में जियो की 0.39% हिस्सेदारी खरीदी और 18 जून को 11,367 करोड़ रुपए में PIF ने 2.32% हिस्सेदारी खरीदी और 2 जुलाई को इंटेल कैपिटल ने 0.39% हिस्सेदारी के लिए 1,894.50 करोड़ रुपए के अंदर करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किए हैं। तो ये थे कुछ इन्वेस्टमेंट्स जो विभिन्न कंपनियों के द्वारा जो विभिन्न विदेशी कंपनियां हैं, संस्थाएं हैं, उनके द्वारा जियो में किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोआला। ऑस्ट्रेलिया में 1 वर्ष तक चली संसदीय जांच प्रक्रिया में यह बताया गया कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार को कोआला के निवास स्थान की रक्षा के लिए तुरंत हस्तक्षेप नहीं करती है, तो यहाँ के जो न्यू साउथ वेल्स है उसमें राज्य से वर्ष 2050 तक कोआला की प्रजाति विलुप्त हो सकती है। कोआला एक बियर की प्रजाति है, भालू की प्रजाति है। पिछले कई दशकों से ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे अधिक आबादी वाले राज्य न्यू साउथ वेल्स के अंदर कृषि, शहरी विकास, खनन और वानिकी के लिए भूमि समाशोधन वन्य जीवों के लिए निवास स्थान के विखंडन और नुकसान का सबसे बड़ा कारक बनकर उभरा है। वर्ष 2020 की शुरुआत में लंबे समय तक सूखा, बाढ़ वन्य जीवों के लिए विनाशकारी साबित हुआ, जो न्यू साउथ वेल्स में उनके जो आवास है उसके 1/4 हिस्से यानी 1/4 हिस्से को वह नष्ट कर चुका है। अब हम कोआला के बारे में बात करते हैं, जो एक प्रतिष्ठित ऑस्ट्रेलियाई जीव है। आमतौर पर कोआला को भालू कहा जाता है। यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्रों के अंदर वृक्षों पर निवास करने वाला मर्सुपियल है, जिसका वैज्ञानिक नाम फास्कोलाटोक्स सिनेरेउस है। यह शाकाहारी होता है और यह प्रतिरक्षा प्रणाली के बिना ही गर्भावस्था के 34 से 36 दिनों के बाद में जन्म लेता है और इसके बाद में 6 माह तक पेट के पाउच यानी थैले के अंदर इसका विकास होता है। जिस प्रकार से कंगारू के बच्चे एक पाउच के अंदर उसके पेट पर बने एक थैले के अंदर पाउच के अंदर रहते हैं, उसी प्रकार 6 माह तक इसे भी मादा जो कोआला है वो अपने बच्चे को 6 माह तक उसमें रखती है। इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड डाटा बुक के अंतर्गत सुभेद्य प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। निवास स्थान की जो क्षति और आहार की कमी के कारण इनकी जनसंख्या के अंदर तेज़ी से कमी आई है और इसका मुख्य आहार यूकेलिप्टस की पत्तियां हैं। उल्लेखनीय है कि वातावरण के अंदर CO2 बढ़ने से यूकेलिप्टस के पत्तों की पौष्टिक गुणवत्ता कम हो रही है और ये यूकेलिप्टस के पत्ते लंबे समय तक सूखे के कारण जंगल में आग लगने का कारण भी बनते हैं। अगला टॉपिक है स्ट्रिप्ड हेयरस्ट्रीक एंड इल्यूसिव प्रिंट्स। हाल ही में भारत की तितलियों की सूची के अंदर 2 अन्य प्रजातियां स्ट्राइप्ड हेयरस्ट्रिक और इल्यूसिव प्रिंट्स को जोड़ा गया है। लेपिडोप्टेरिस्टो ने भारत में स्ट्राइप्ड हेयरस्ट्रिक को भारत म्यांमार सीमा पर स्थित विजयनगर से, जबकि इल्यूसिव प्रिंट्स को नामदफा नेशनल पार्क की परिधि में मियाओ से खोजा था।
लेपिडोप्टेरिस्ट एक कीट विज्ञानी होता है जो कि तितलियों और पतंगों के संग्रह का अध्ययन करता है, जबकि स्ट्राइप्ड हैशटैग को सबसे पहले चीन के हैनान प्रांत में जापानी कीट वैज्ञानिकों के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। वहीं इलुसिव प्रिंस मूल रूप से पूर्वी एशियाई देश वियतनाम से संबंधित है और यह पूर्वी हिमालयन में पाई जाने वाली तितली की एक प्रजाति ब्लैक प्रिंस के समान है। भारत में तितली की दो प्रजातियां ब्लैक प्रिंस और ब्राउन प्रिंस रोहाना जीनस से संबंधित है। इलुसिव प्रिंस का वैज्ञानिक नाम रोहाना टॉनकिनियाना है, जिसका नाम उत्तरी वियतनाम के टॉनकिन के नाम पर रखा गया था, जहां इसे पहली बार खोजा गया था। ऐसा माना जाता है कि भूटान में इलुसिव प्रिंस का अस्तित्व था, किंतु वहां मौजूद इनके नमूनों के अध्ययन निर्णायक नहीं थे। भारत की तितलियों की सूची में जोड़ी गई जो 2 तितलियां हैं, उनकी प्रजातियों से संबंधित विवरण को बायोनॉट्स जर्नल के अप्रैल-जून संस्करण के अंदर प्रकाशित किया गया है। भारत में अब तितली की 1327 प्रजातियाँ हैं, जो वर्ष 2015 के अंदर 1318 काउंट की गई थी। अगला बिंदु है उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। 1 जुलाई 2020 को भारत सरकार के MSME ने उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल का शुभारंभ किया। ध्यान देने की बात है कि नई पंजीकरण प्रक्रिया से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने और समय एवं लागत को कम करने की उम्मीद जताई गई है। और इसके प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो MSME उद्यमों के वर्गीकरण और पंजीकरण की एक नई प्रक्रिया 1 जुलाई 2020 को उद्यम रजिस्ट्रेशन के नाम से शुरू की गई है। नई MSME पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन, पेपरलेस और स्व घोषणा के पर आधारित है। MSME का पंजीकरण कराने के लिए पोर्टल पर कोई दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता भी नहीं है। MSME मंत्रालय के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आधार के अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाण पत्र के बिना स्व घोषणा के आधार पर उद्यम पंजीकरण ऑनलाइन दायर किया जा सकता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने कहा है कि यह पोर्टल उद्यमियों का कदम कदम पर मार्गदर्शन करता है और उन्हें जानना चाहिए और क्या करना चाहिए, इस बात की जानकारी भी उन्हें देता है। पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उद्यमी को एक उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इस प्रमाण पत्र के अंदर एक QR कोड होगा, जिसमें पोर्टल के वेब पेज पर उद्यम से संबंधित विवरण को प्राप्त किया जा सकेगा। इससे पंजीकरण के पुनर्नवीनीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात इसे रिन्यू करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। उद्यमों के निवेश और टर्नओवर से संबंधित पैन और GST आधारित विवरण सरकारी डेटाबेस से ऑटोमेटिक रूप से प्राप्त किया जाएगा। MSME मंत्रालय की ऑनलाइन प्रणाली पूरी तरह से आयकर और GSTIN प्रणालियों के साथ एकीकृत होगी। MSME का जो नया वर्गीकरण किया गया है, जिसके अंतर्गत हम बात करें सूक्ष्म उद्यमों के उद्यम, जिसके अंतर्गत इस उद्यम में जो संयंत्र और मशीनरी या उपकरण जो है उनमें निवेश 1 करोड़ से अधिक नहीं होता है और कारोबार 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है। इन्हें सूक्ष्म उद्योग यानी माइक्रो एंटरप्राइजेज कहा गया है। दूसरे छोटा उद्यम यानी लघु उद्यम या स्मॉल एंटरप्राइजेज, जिसके अंतर्गत संयंत्र और मशीनरी या उपकरण का जो निवेश है वो 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता और कारोबार 50 करोड़ रुपए से अधिक उसका टर्नओवर नहीं होता है। थर्ड है मध्यम उद्योग यानी मीडियम एंटरप्राइजेज। इस उद्यम में संयंत्र, मशीनरी या उपकरण में निवेश 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता और इसका जो टर्नओवर है यानी कारोबार जो है वो 250 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता। इस तरह से MSME को हाल ही में पुनः वर्गीकृत किया गया है। अगला टॉपिक है हमारा जीलैंडिया। हाल ही में भूवैज्ञानिकों ने जीलैंडिया महाद्वीप का एक नया मानचित्र जारी किया गया है। इसे माओरी भाषा के अंदर तेरिउ ए मोई कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में 2 मिलियन वर्ग मील यानी 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर का एक महाद्वीप है, जो आधुनिक न्यूजीलैंड के नीचे स्थित है। इसके अलावा हम बात करें, वैज्ञानिकों ने 1990 के दशक में विशाल जल निकाय के नीचे ठोस स्थल की खोज की थी, जिसे वर्ष 2017 के अंदर औपचारिक रूप से महाद्वीपों का दर्जा दिया गया था। यह पृथ्वी के क्रस्ट में डूबे हुए टुकड़ों का एक समूह है, जो कि लगभग 85 मिलियन वर्ष पहले प्राचीन गोंडवाना लैंड से अलग हो गया था। गोंडवाना का निर्माण तब हुआ था जब प्राचीन महाद्वीपीय भाग पैंजिया था, उसके 2 टुकड़े हुए थे, वह 2 टुकड़ों में विभाजित हुआ था, जिसमें से एक अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड बना था। गोंडवाना के निर्माण के बाद भी विखंडित भाग की सतह लगातार पुनर्व्यवस्थित होती रही है। जीलैंडिया एक ऐसी पुनर्व्यवस्थित संरचना है तथा नए मानचित्र में जीलैंडिया की
बैथीमेट्री यानी समुद्र तल का जो आकार है उसके साथ साथ इसके विवर्तनिक इतिहास को भी दिखाया गया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि कैसे ज्वालामुखी और विवर्तनिक गति ने लाखों वर्षों में इस महाद्वीप को आकार दिया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 तक जीलैंडिया को सूक्ष्म महाद्वीप यानी मेडागास्कर द्वीप की तरह के वर्गीकृत किया गया था, किंतु इसकी सीमाओं के परिभाषित होने और इसके मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण, समुद्री क्रस्ट के ऊपर निर्मित होने के कारण वर्ष 2017 के अंदर इसे महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। तो इसी के साथ में करंट अफेयर्स की क्लास के सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं और अब बारी है आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान के द्वारा प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस के अंदर ऑनलाइन बीएससी की डिग्री प्रदान करने का निर्णय लिया गया है? आप अपना जवाब वीडियो को पॉज करके ढूंढ सकते हैं। तो इसका सही जवाब है आईआईटी मद्रास। हाल ही में आईआईटी मद्रास के द्वारा प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस के अंदर ऑनलाइन बीएससी की डिग्री प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। यह ऑनलाइन पाठ्यक्रम 30 जून 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल के द्वारा वर्चुअल इवेंट के माध्यम से शुरू किया गया था। यह जो कोर्स है उसके अंदर 3 अलग अलग स्टेप्स होंगे, जिसके अंदर पहला जो स्टेप होगा उसके अंदर फाउंडेशन प्रोग्राम होगा। इसे पास करने के बाद में, इसमें सफलता के बाद में नेक्स्ट इसमें जो स्टेप होगा उसमें डिप्लोमा प्रोग्राम होगा और इसके बाद में थर्ड स्टेप में डिग्री प्रोग्राम निर्धारित किया गया है। इस टॉपिक से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी कल की अर्थात 2 जून 2020 की जो क्लास है वो देख सकते हैं, जिसमें आपको इससे संबंधित और भी जानकारियाँ मिलेंगी। और अब बारी है आपके लिए प्रश्न की। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, हाल ही में पुणे और केरल के शोधकर्ताओं की टीम ने 136 वर्षों के अंतराल के बाद में तीस्ता नदी घाटी क्षेत्र के पास सिक्किम हिमालय क्षेत्र में किस दुर्लभ और गंभीर रूप से लुप्तप्राय पौधे की प्रजाति को पुनः खोज लिया है? आप अपना जवाब वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। साथ ही आप अपने सुझाव, अपने फीडबैक्स या वीडियो के किसी टॉपिक को लेकर कोई समस्या हो तो उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।